आज हम डिस्कस करेंगे स्वेज नहर के बारे में। पिछले वीडियो में हमने पनामा नहर के बारे में डिस्कस की। पनामा नहर है जो कि उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के बीच में जो स्थल संधि है वहाँ बनाई गई थी। और जो ये स्वेज नहर है इसको यूरोप महाद्वीप और एशिया महाद्वीप जो कि पास में है और उसके जस्ट नीचे अफ्रीका महाद्वीप उनकी स्थल संधि में इसको बनाया गया। इसको भी मैप से समझेंगे, आराम से समझ में आ जाएगा। चलो पहले यूरोप और एशिया महाद्वीप के कच्चा मानचित्र बनाते हैं। ये मैंने बनाया यहाँ पे इंग्लैंड, और अब एशिया महाद्वीप और यूरोप महाद्वीप ये मैंने बनाया। ये हमारी मदर इंडिया, ये हो गया, एक मिनट, ये हो गया यूरोप और ये हो गया एशिया। कच्चा मानचित्र हो यूरोप और एशिया, और इसके जस्ट नीचे है अफ्रीका महाद्वीप। ये अफ्रीका। अब स्वेज नहर है जो यहाँ बनाई जाएगी। उससे पहले कई इम्पोर्टेंट जानकारी देख लेते हैं। ये जो सागर है, नहीं महासागर, कौन सा है? मदर इंडिया के नीचे कौन सा महासागर है? यहाँ पे हिंद महासागर, ये तो हमें पता ही है। और यहाँ कौन सा सागर है? अटलांटिक महासागर, ये भी आपको पता होगा, अटलांटिक महासागर। और अटलांटिक महासागर के पूर्व साइड में पनामा नहर को हमने डिस्कस की थी कल पिछले वीडियो में। ओके, स्वेज नहर कहाँ बनाई गई? यूरोप और एशिया, इन दोनों को यूरेशिया भी कह सकते हैं। यूरेशिया और अफ्रीका की जो स्थल संधि है यहाँ स्वेज नहर का निर्माण हुआ। अब स्वेज नहर को क्यों बनाया ये भी देखते हैं। तो इससे पहले ये यहाँ पे ये मदर इंडिया में यहाँ पे है मुंबई, ये जो बंदरगाह है कोच्चि, और ये जो श्रीलंका है यहाँ पे कोलंबो जो श्रीलंका की राजधानी है, और ये ऑस्ट्रेलिया यूके, ये जो ऑस्ट्रेलिया। अब यहाँ बंदरगाहों पे आयात निर्यात करने के लिए ये जो इंग्लैंड के लोग हैं इनको यहाँ आयात निर्यात करने के लिए ये यहाँ से चला कर आते थे। यहाँ पहले नहर नहीं थी तो ऐसे इतनी इसकी अफ्रीका महाद्वीप की पूरी परिक्रमा करके फिर यहाँ मुंबई, फिर कोच्चि, फिर कोलंबो, या फिर यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया, यहाँ इतनी डिस्टेंस से आते थे, इनको टाइम भी लगता। तो इस डिस्टेंस को कम करने के लिए यहाँ पे स्वेज नहर का निर्माण किया। अब एक क्वेश्चन ये भी आता है कि स्वेज नहर किन दो सागरों को मिलाती है? महासागरों को नहीं, किन दो सागरों को मिलाती है? तो यहाँ पे जो स्वेज नहर का निर्माण किया तो यहाँ पे एक सागर था जिसका नाम है लाल सागर, और यहाँ पे एक सागर है जिसका नाम है भूमध्य सागर। तो क्या हो गया? कौन कौन से सागर को मिलाती है? लाल सागर और भूमध्य सागर को। ठीक है, अब इस स्वेज नहर की हिस्ट्री देखते हैं। पहले तो ये देखते हैं ये है कहाँ, कौन से देश में है। यहाँ पे अफ्रीका में एक देश है मिस्र देश, मिस्र देश। तो स्वेज नहर कहाँ हुई? मिस्र देश में। अब इसकी हिस्ट्री देखते हैं, क्या कैसे बनी ये, इसका क्या हुआ, कैसे बनी। तो ये मिस्र देश है, इसमें एक नगर है जिसका नाम है अलेजेंड्रिया। और अलेजेंड्रिया में, इस नगर में अलेजेंड्रिया में एक फ्रांस का दूतावास था। फ्रांस का दूतावास था, एक फ्रांस का दूतावास था जिसका नाम था डी फर्डिनेट। और ये क्या था? इंजीनियर। मिस्र देश में एक शहर था अलेजेंड्रिया, और वहाँ कौन रहता था? फ्रांस का दूतावास रहता था जो इंजीनियर था जिसका नाम था डी फर्डिनेट। ठीक है, अब इसने बनाया था इसको कैसे? इसने 1859 को 1859 को इसका फॉर्मेट बना के रेडी कर दिया। फॉर्मेट बनाया इसने 1859 को। 1859 को
इसने डी फर्डिनेट ने इसका फॉर्मेट बना के रेडी कर दिया कि इनकी डिस्टेंस कम करने के लिए हम ये नहर का निर्माण करेंगे यहाँ पे, जिससे ये इतनी डिस्टेंस कम हो जाएगी और ये जो जलियान है यहाँ से कम डिस्टेंस में बहुत जल्दी से इनको यहाँ ले जाएंगे अलग अलग देशों में। तो 1859 में इसने फॉर्मेट रेडी कर दिया और 1869 में रेडी कर दी, बना के रेडी कर दी, यहाँ पे बनाई दी। पहले फॉर्मेट बनाया 1859 में कि इस तरह से बनाएंगे और 1859 में रेडी कर दी। और इसकी जो इस नहर की जो राष्ट्रीयकरण था वो मिस्र देश ने 1956 में कर दिया। राष्ट्रीयकरण ये कर दिया था 1956 में, 1956। ठीक है, राष्ट्रीयकरण कर दिया 1956 को। और जो भी टर्म्स एंड कंडीशन अप्रूवल था वो संयुक्त राष्ट्र संघ ने इसको 1956 में यानी शर्तें और सहमति दे दी कि भाई यहाँ ये नहर बन गई और अब यहाँ से जलियान वगैरह ले जाओ। वो की थी 1967 को संयुक्त राष्ट्र संघ ने इसको अप्रूवल दे दिया शर्त और सहमति से। ठीक है, ये है इसकी हिस्ट्री। एक बार फिर से देखते हैं ये सुएज नहर कैसे बनी, क्या बनी, ये तो देख लिया। अब ये है कहाँ, एक बार फिर से देखते हैं। मिस्र देश में सुएज नहर है और मिस्र देश में अलेजेंड्रिया नाम का शहर था। वहाँ एक फ्रांस का दूतावास रहता था जो कि इंजीनियर है, उसका नाम है डी फर्डिनेट। उसने कहा कि यहाँ नहर बना दी जाए जिससे इनकी डिस्टेंस कम हो जाए। तो उसने 1859 को इस नहर का जो फॉर्मेट है, जो प्रारूप है, वो बना के रेडी कर दिया और फिर नहर को रेडी कर दी 1869 में। नहर को बना के भी रेडी कर दिया और नहर का राष्ट्रीयकरण कर दिया 1956 को। और जो अप्रूवल टर्म्स एंड कंडीशन वो संयुक्त राष्ट्र ने दे दी 1967 को। ठीक है, अब इसके बाद नहर की जानकारी देखते हैं। नहर की लंबाई चौड़ाई क्या है। ये जो सुएज नहर है इसकी लेंथ है 162 किलोमीटर और ब्रेथ यानी चौड़ाई वो है 60 मीटर और जो हाइट यानी ऊंचाई वो है 10 मीटर। ठीक है, और अब उसमें हमने पनामा नहर में देखा था, वहाँ पे लॉक्स थे। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता था वहाँ से लॉक्स का। अब यहाँ पे है 2 बंदरगाह है यहाँ पे, और कुछ नहीं है। उनका नाम हमें याद होना जरूरी है। ये जो लाल सागर है इसके छोर पे एक बंदरगाह है जिसका नाम है पतन पोर्ट अवेज। और जो यहाँ पे बंदरगाह है जिसका नाम है पोर्ट सईद। ये जो यहाँ पे बंदरगाह है उसका नाम है पोर्ट अवेज और यहाँ पे है पोर्ट सईद। ठीक है, इन दोनों बंदरगाह का ध्यान रखना। जो सुएज नहर में लाल सागर की छोर पे जो बंदरगाह है उसका नाम है पोर्ट सुएज और ये यहाँ पे बंदरगाह है भूमध्य सागर की तरफ, ये वाला, इसका नाम है पोर्ट सईद। ठीक है, और जो ये अंतरीप है इसका नाम है उत्तमासा अंतरीप। ठीक है, और इसमें डिस्टेंस कितनी कम हुई वो इतना नहीं पूछते, बस एक डिस्टेंस आपको याद रखनी है, वो है यहाँ ब्रिटेन से, ये इंग्लैंड ब्रिटेन से लेकर कोलंबो तक, ये कोलंबो तक इसकी डिस्टेंस है वो कितनी हुई वो ध्यान रखना। ब्रिटेन टू कोलंबो इसकी डिस्टेंस हो गई थी 6400 किलोमीटर। पूरी इसकी डिस्टेंस ही 6400 किलोमीटर हो गई थी। ठीक है, और इससे फ़ायदा क्या हुआ, जो भी इंडस्ट्रियल जो व्यापारिक महत्व है वो बढ़ा और वस्तुएं सस्ती हुई और व्यापार में वृद्धि हुई। बस, ठीक है, ऑलराइट।